Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के कुछ टॉपिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने हमारा इंट्रोडक्शन किया था कि चैप्टर में ओवरव्यू लिया था कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिशर्स है उनका ओरिजिन कब से स्टार्ट हुआ था। तो ब्रिटिशर्स का ओरिजिन स्टार्ट हुआ था हमारा आफ्टर बैटल ऑफ प्ले से, जो लड़ी गई थी ब्रिटिशर्स और नवाब्स के बीच में। ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिशर्स जीत गए थे तो उन्होंने हमारे ऊपर रूल स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिशर्स है हमारे ऊपर रूल करने का उनका मोटिव क्या था। तो उनका मेन मोटिव था हमारे ऊपर रूल करने का जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है एज अ फीडर इकोनॉमी बनाने का। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था हमारा कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स के बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हमें हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो किस प्रकार की थी, किस तरह की थी। तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो बहुत ही प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी। प्रोस्पेरस मतलब होता है बहुत ही हम शांति से रहते थे। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि प्रोस्पेरस, फिर जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो हमारी एग्रेनियन इकोनॉमी भी थी एंड इसके साथ साथ वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। एग्रेनियन इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ज्यादा किया करते थे और हमारे यहाँ हाथों से सामान बनाए जाते थे जिसको हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी बोला करते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था हमारा कि कॉलोनियल रूल क्या होता है। कॉलोनियल रूल वो होता है कि एक कंट्री रूल करती है किसी दूसरी कंट्री के ऊपर, तो वो जो कंट्री रूल कर रही है वो जिसके ऊपर राज किया जा रहा है वो होती है एक कंट्री की कॉलोनी, जिसको हम कॉलोनियलिज्म या कॉलोनियल रूल भी बोला करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे जो हमारी नेशनल इनकम थी वो क्या थी। तो ब्रिटिशर्स ने कोई भी सीरियस एक्शन नहीं लिया हमारी इंडियन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन कुछ लोग थे, कुछ इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने क्या किया था, अटेम्प्ट किया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो जो इंडिविजुअल्स थे उनका नाम हमें याद रखना जरूरी था, तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म लर्न किया था DWFVRC, DWFVRC, जिसमें डी का मतलब था दादा भाई नेहरूजी, डब्ल्यू का मतलब था विलियम दिग्बे, एफ का मतलब था फिंडले शेरस, वी का मतलब था DWVRC, वी का मतलब था VKRB राव एंड आरसी का मतलब था आरसी देसाई। ये कुछ इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, और इनमें से सबसे सही जो नेशनल इनकम एस्टिमेट की थी वो थे हमारे आरसी डॉक्टर राव। कौन थे? डॉक्टर राव, VKRB राव, डॉक्टर राव हमारे कौन थे? डॉक्टर राव एक ऐसे इंडिविजुअल थे जिन्होंने हमारी एक एस्टिमेट की थी, सटीक एस्टिमेट की थी कि हमारी नेशनल इनकम क्या है। और ब्रिटिशर्स की साइड से कोई भी एक सीरियस अटेम्प्ट नहीं लिया गया हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो इतना हमने पढ़ा था हमारे पिछले लेक्चर में। आई होप आपको वो चीज रिवाइज अच्छे से हो गई होगी। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से। देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया है। हमारे फायदे के लिए उन्होंने एक भी काम नहीं किया है ना। अब जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने हमें हम पहुंचाना चालू किया, और ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले क्योंकि उनका मोटिव क्या था, हमें एज अ फीडर इकोनॉमी बनाने का। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले हमें हार्म किया कहां से, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह किया। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले, क्योंकि जो इंसान है ना, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है खाना, और जब वो लोग ऐसी चीज को ही इफेक्ट करेंगे तो उसके बाद जो हमारे इंडियन पीपल्स हैं वो रह नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। 1 सेकेंड। उन्होंने क्या किया, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को अफेक्ट करना स्टार्ट उन लोगों ने कर दिया है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों? क्योंकि जो हमारी 85% मोर देन 85% जो हमारी कंट्री थी ना वो किसमें थी, ज्यादातर लोगों का जो लिवलीहुड था वो किसके ऊपर डिपेंड था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। ज्यादातर लोग जो जिंदा थे वो किसके ऊपर थे, जो उनका डेली रूटीन था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। तो इसलिए उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को हार्म करना स्टार्ट कर दिया। इवन द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, द कंट्री वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, है ना। सो ज्यादातर लोग डिपेंड किसके ऊपर थे, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड थे। तो उन्होंने सबसे पहले तबाही किसको किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को। अब है हमारा मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी हम जिसको बोल सकते हैं। तो मेन रीजन क्या था हमारा, स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स सिस्टम लेके आते हैं वो है हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, और ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम को हम बोलते हैं हमारा जमींदारी
सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम क्या होता है, तो देखो बड़े ध्यान से सुनना, जमींदारी सिस्टम होता क्या है। देखो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे, और जो हमारे लैंडलॉर्ड थे जिनको हम जमींदार बोला करते थे, तो जमींदार के पास जमीन थी। अब ऐसा तो है नहीं, देखो जिसके पास पैसा रहता है तो वो खेती तो करेगा नहीं। तो जो जमींदार से जमींदारों ने जो लेबर्स थे जो खेती वगैरह करते थे जमीन के ऊपर, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने जमींदारों के ऊपर क्या प्रेशर डाला कि अगर आप हमें इतना परसेंट लगान नहीं दोगे तो हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे। एक बार और सुन लो, जमींदार ने क्या, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने जमींदारों के ऊपर प्रेशर डाला कि आप चैन से जियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जमीन अपने पास रखे रहो, लेकिन आपकी जमीन से हमें क्या चाहिए, कुछ परसेंट लगान चाहिए, नहीं तो फिर हम आपको चैन से नहीं जीने देंगे। तो इस चीज को जमींदार ने, लोग इस चीज से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, सीधा प्रेशर किसके ऊपर आया, लेबरर्स के ऊपर आया जो खेती करते थे जमीनों पे, है ना, उनको लगान देना पड़ता था। तो जो लेबर्स थे ना, लेबर सिर्फ क्या करते थे, खेती करते थे, उसके कुछ पार्ट उन्हें अपने जो पेट भरने के लिए मिलता था, और बाकी का पार्ट किसको दे देते थे, वो लोग जमींदार को दे दिया करते थे, और जमींदार का कुछ परसेंटेज अमाउंट ब्रिटिशर्स को चला जाता था। और पिस्ता कौन था, पिस्ते थे सिर्फ हमारे लेबरर्स जो खेती किया करते थे जमींदारों की जमीन के ऊपर। एंजॉय कौन करते थे, ब्रिटिशर्स करते थे, एंड थोड़ा बहुत एंजॉय कौन करते थे, जमींदार भी किया करते थे, क्योंकि जमींदार कुछ नहीं करते हैं, लेबरर्स ने कुछ खेती की, वहां से जो इनकम आई उसका कुछ परसेंटेज लगान उन्होंने किसको दे दिया, ब्रिटिशर्स को दे दिया, एंड बाकी का कौन रखे रहे, बाकी का जमींदार रखे रहे। तो एंजॉय किसने किया, ब्रिटिशर्स ने और जमींदार ने। और जो जिनके ऊपर बीता है बुरा समय, वो किनके ऊपर बीता है, लेबरर्स के ऊपर बीता हुआ है। और लैंडलॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड्स को जमींदार भी बोला जाता है ना। तो आई होप जमींदारी सिस्टम आपको इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जमींदारी सिस्टम होता क्या है। देखो आपके सामने ये रखा हुआ है, जो लोग रिकॉर्डेड जो वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको पॉज करके एक बार इस चीज को क्या कर सकते हो, रीड पूरा कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया वही इधर लिखा हुआ है। तो आप लोग इजीली रीड इसको आसानी से कर लेना वीडियो पॉज करके। अब हम आगे आते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहला रीजन तो हमने पढ़ ही लिया है जो स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर का था। दूसरा हमारा इधर स्टैग्नेशन का रीजन वो है हमारा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर हम बात करें कि हमारा जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे, हमारी ब्रिटिश रूल से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी, एग्रेनियन इकोनॉमी थी। एग्रेनियन इकोनॉमी थी और वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ऐसी इकोनॉमी हमारी थी जिस जहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा हुआ करता था। तो अब पहले हम क्या करते थे, अगर हम कोई भी क्रॉप उगा रहे हैं तो फिर हम अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही क्या करते थे, उसको प्रोड्यूस किया करते थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो हमारी फूड क्रॉप थी, फूड क्रॉप्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें, कैश क्रॉप में। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, जिनको बेच के हम क्या करते हैं, कैश में कन्वर्ट करते हैं, जैसे जूट, कॉटन वगैरह हो, ये सारी क्या होती है, कैश क्रॉप्स होती है। और कैश क्रॉप्स को उन्होंने प्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो लोग क्या कर सके, जो ब्रिटिश मार्केट है, ब्रिटिश इंडस्ट्री में जाके उनके रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में उनको कन्वर्ट कर सके। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले क्या किया था, जो फूड क्रॉप थी, फूड क्रॉप से हमें कन्वर्ट कर दिया था कैश क्रॉप्स के ऊपर, जिससे वो क्या कर सके, मार्केट में उसको सेल कर सके और ब्रिटिश इंडस्ट्री में उनको पहुंचा सके, है ना। तो क्या है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके लिए, बेचने के लिए, ना कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है। सो इसको भी आपको क्या करना है, पूरा रीड करना है, जो मैंने आपको बताया है यही है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मीन। आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, इसको रीड करके पता कर सकते हो कि क्या होता है। मैंने आपको सिंपली समझा दिया, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप इजीली व्हाट्सएप पर मैसेज करके इजीली डाउट को सॉल्व कर सकते हो। 24/7 आपके लिए डाउट फैसिलिटी इधर प्रोवाइड की जा रही है ना। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, पहले तो लो लेवल का मतलब तो सबको पता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब है क्या। प्रोडक्टिविटी का मतलब अगर हम बात करें, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है हमारा प्रॉफिट। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होने की वजह से इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी अगर आपको नहीं पता तो इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब हमारा होता है कि जब खेती वगैरह होती है तो उसमें जो पानी का जो रास्ता होता है, हम नहर वगैरह बोलते हैं, तो जब तालाब से या फिर नदी से जो पानी खेतों तक आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन हम बोलते हैं। तो इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ही बेकार थी, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी। तो नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो हमारे क्रॉप्स वगैरह में डाली जाती है उनको अच्छी उगाने के लिए। सो रिजल्टेड इन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, जैसा कि मैंने आपको अभी बता ही दिया है। तो प्रॉफिट इतना अच्छा खासा नहीं होता
होता था, द कल्टिवेटर है नाइदर द मीन्स और नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, जमींदार हैज नो रूट्स द विलेज। ये आपको रीड इसको कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मीन्स इरिगेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी थी, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी, इस कारण से जो हमारे फार्मर्स थे उनको क्या नहीं मिलता था, इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता था, जिसको हम प्रोडक्टिविटी भी बोला करते हैं। फिर हमारा स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, तो इन्वेस्टमेंट की भी कमी थी। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को हार्म करने के बाद वो लोगों ने हार्म करना स्टार्ट कर दिया हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कॉलोनियल रूल के पहले जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छे से जानी जाती थी, और ब्रिटिशर्स के टाइम पे हार्डली एक आध इंडस्ट्री बची हुई थी जो जिनका पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड मार्केट में दबदबा बना हुआ था। लेकिन जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को सबसे पहले बर्बाद किया, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बंद करवा के। उनका मेन मोटिव इंडस्ट्रियल सेक्टर को तबाह करने का ये था कि इधर से वो लोग क्या करें, रॉ मटेरियल को लेके जाएं, एक्सपोर्ट करके लेके जाएं ब्रिटेन में एट वेरी चीप रेट। वहां से क्या करेंगे वो लोग, वो जो हमारे रॉ मटेरियल है उनसे उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे और इंपोर्ट करेंगे वेरी हाई रेट्स पे टैक्सेस के साथ, जिसको वो लोग कहां बेचेंगे, इंडियन मार्केट्स में बेचेंगे और बहुत बढ़िया पैसा कमाएंगे, है ना। तो सबसे इंडस्ट्रियल सेक्टर तबाह करने का उनका मोटिव ये था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद करने का मोटिव ये था कि वो लोग एक्सपोर्ट करें यहाँ से रॉ मटेरियल और चीप रेट पे एक्सपोर्ट करेंगे और हाई रेट्स पे क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे और तगड़ा पैसा कमाने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहला हमारा क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको हम बोलते हैं डिक्लाइनेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तबाह किया। अब जब इन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तबाह किया तो उसका क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ा। एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है कि जो हमारी कोई भी चीज अगर हमसे दूर जाती है तो उसका क्या परिणाम पड़ता है, परिणाम होता है जो वो पड़ता है हमारी इंडियन जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ा। तो सबसे पहला क्या था, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि देखो अगर हम बात करें जो हमारी एम्प्लॉयमेंट था हमारे इंडियन इकोनॉमी, तो एक तो वो एग्रीकल्चर से आता था और दूसरा हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से आता था। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया इन लोगों ने, तो जो लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे वो लोग कहाँ आ गए, वो लोग भी एग्रीकल्चर पे आ गए। तो इससे क्या है, ओवर पॉपुलेशन हो गया। फिर इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स का इधर मतलब है कि अगर हमारे पास अब एग्रीकल्चर अगर हम एग्रीकल्चर में आ गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम ही कोई नहीं कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है, तो अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो मशीन से बने हुए प्रोडक्ट थे उसको लेना स्टार्ट उन लोगों ने कर दिया, है ना। तो इधर से क्या हुआ, इंपोर्ट होने लगा फिनिश गुड्स का, और हमारे यहाँ जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे, उनको अब कोई भी पूछ नहीं रहा था, है ना। फिर अगला हमारा लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मशीन के जो टूल्स वगैरह होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रोड्यूस करते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, है ना। तो वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कुछ ही बची थी हमारे इंडियन इकोनॉमी में, है ना। तो देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ब्रिटिश रूलर डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर देयर प्रमोशन, दे ऑलवेज वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन। उनका सबसे बड़ा, देखो क्या लिखा हुआ है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन मोटिव था कि जो हम इंडियंस है, इंडियंस इसके ऊपर डिपेंड हो जाए, ब्रिटेन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाए। और उन लोगों ने ये जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज है इसको प्रमोट करने के लिए भी ज्यादा कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमारा लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी भी बोलते हैं, वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही हो। जीडीपी होता क्या है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम जिसको बोलते हैं। तो ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर, इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेन वेरी स्मॉल। जीडीपी को भी कोई कंट्रीब्यूशन इधर नहीं दिया जाता था। नेशनल इनकम चैप्टर में आप जीडीपी को पढ़ोगे, जीडीपी होता क्या है। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब यह है कि जो पब्लिक सेक्टर था वो क्या था, ड्रॉबैक फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर रिमेन्ड कन्फाइंड ओनली टू द रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। मतलब इनका कहने का है जो पब्लिक सेक्टर था ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में आना, मतलब इन्वॉल्वमेंट उसका था ही नहीं। ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट किसमें था, रेलवेज वगैरह, पोर्ट्स वगैरह, हमारा जो भी पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन वगैरह था, इनमें ही क्या था, इन्वॉल्वमेंट था किसका, पब्लिक सेक्टर्स का, ना कि कोई प्राइवेट इंडस्ट्रीज वगैरह में कोई इनका रोल नहीं था। सो ये था हमारा क्या, सब बहुत बड़ा रीजन जिस हमारा डिक्लाइनेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का क्या था, बहुत बड़ा रीजन कि सबसे पहले इन लोगों ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बंद करवा दिया। उसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ा हमारे किसके ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और हम क्या बन गए, इंपोर्टर बन गए किसके, फिनिश गुड्स के। हमारे जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो बिल्कुल नहीं बची हुई थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, जो मशीन के टूल्स वगैरह बनाते हैं, और हमारी जीडीपी को क्या नहीं था, बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, और जो पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो ये था हमारा मेन रीजन for declination, for stagnation of industrial sector.
आ गया समझ में। तो हमने स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ लिया और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने तबाह किया था हमने उसके बारे में भी पढ़ लिया है। अब आखिरी हमारा फॉरेन ट्रेड, क्योंकि इन लोगों ने तीन सेक्टर्स को ही तबाह किया था, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को एंड फिर उन्होंने किया था हमारे फॉरेन ट्रेड को। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं हम फॉरेन ट्रेड को इन लोगों ने किस तरीके से क्या किया था, तबाह किया था। India has been important trading nation since ancient times. However, the restrictive policies adopted by the colonial government adversely affected the structure, composition, and volume of Indian foreign trade. The state of Indian foreign trade during British rule is discussed as under. जो हमारा क्या था, अगर हम स्टेट की बात करें, जो हमारी हालत थी वो हमारे ब्रिटिश रूल के दौरान फॉरेन ट्रेड में कैसी थी, अब हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम बन गए थे एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम इधर से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट क्या करते थे, फिनिश गुड्स को। तो प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं हम उनको प्राइमरी प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के काम में आते हैं। जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं, फिनिश गुड्स जो होते हैं, वो जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा जो हमारे रेडी रहते हैं कंज्यूम करने के लिए। तो हम इंपोर्टर बन गए थे फिनिश गुड्स के एंड एक्सपोर्टर बन गए थे किसके, रॉ मटेरियल के। दूसरा मोनोपोली कंट्रोल ऑन ब्रिटिश रूल। मोनोपोली कंट्रोल, मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार जिसका, ये समझ लो कि राजा जो होता है ना, राजा एक ही ओनर रहता है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहता, उसके ऊपर कोई नहीं रहता है, उसको किसी की बात मानने के लिए बाउंड नहीं है वो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं, जिसका एक अधिकार रहता है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहता है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या था, बहुत ही मोनोपोली थी पूरे हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हमारे फॉरेन ट्रेड को तबाह किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। देखो क्या लिखा हुआ है, मोर देन हाफ ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन व्हाइल द रेस्ट वाज अलाउड विद फ्यू अदर कंट्रीज लाइक चाइना, श्रीलंका जिसको हम बोलते हैं, ईरान। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, हाफ जो हमारा फॉरेन ट्रेड थी, हाफ क्या थी, रिस्ट्रिक्टेड थी कहां पे, ब्रिटेन का, और जो बची हुई थी वो कहां थी, श्रीलंका, चाइना एंड ईरान में भी चल रही थी। मतलब आधे हम डिपेंड किसके ऊपर थे, आधे हम डिपेंड थे ब्रिटेन के ऊपर। द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869 सर्व्स एज द डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में जो इंपोर्ट है एक्सपोर्ट होता था वो किससे होता था, सुएज कैनाल से हुआ करता था, जो आपने हिस्ट्री में पहले पढ़ाई हुआ है। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब जब क्या, हम एक्सपोर्टर बन गए फ्रेड किसके, हम एक्सपोर्टर बन गए प्राइमरी प्रोडक्ट के, इंपोर्टर बन गए फिनिश गुड्स के। तो देयर वाज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू एक्सेस एक्सपोर्ट्स, हाउएवर एक्सेस सरप्लस वाज यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय। देखो ये जो पॉइंट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक क्वेश्चन सीधा आता है, व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हमारा जो एक्सपोर्ट इधर से किया था, जो प्रॉफिट लेके वो गए थे, तो सबसे पहले उन्होंने यूज कहां किया था, हमारे वो एक्सपोर्ट करके जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया था, सबसे पहला यूज किया था उन्होंने जो भी खर्चे वगैरह होते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के सेटअप में, मतलब जो ऑफिस में जो खर्चे होते हैं ना, कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो ऑफिस थे, वहां पे जो भी एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हुआ करते थे, वो सारे खर्चे की पेमेंट्स कहां से हुआ करती थी, हमारे ये जो प्रॉफिट कमाया गया है वहीं से हुआ करती थी। सरप्लस को हम प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट लड़ाई वगैरह लड़ती थी तो उस पर जो भी खर्चा हुआ करता था फिर उस पर लगाया जाता था, मतलब उस पर एक्सपेंसेस को पेमेंट किया जाता। फिर उसके बाद क्या होता था, फिर उसके बाद हमारा होता था टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स को भी इंपोर्ट करने के लिए क्या किया करते थे, हमारे इस पैसे का यूज किया करते थे, एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज किया जाता था। तो तीन पेमेंट ध्यान रखना, जो हमारा वेल्थ है, वेल्थ को ड्रेन कैसे किया, क्या रीजन था। सबसे पहला वो हमारी जो पेमेंट्स करने के लिए, जो ऑफिस की पेमेंट्स वगैरह होती है उसको पेमेंट करने के लिए यूज करते थे एक्सपोर्ट सरप्लस को। दूसरा क्या, जो वॉर्स वगैरह होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसको यूज किया करते थे। एंड तीसरा हमारा इंपोर्ट करने के लिए इनविजिबल गुड्स को, इनविजिबल आइटम्स जो होते हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए यूज किया करते थे। अब हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन, लास्ट लेक्चर आपका अगला है, जो लास्ट लेक्चर वो बहुत ही छोटा 5 से 6 मिनट का होने वाला है, जिसमें हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर लेंदी हो गया है, जो फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट चैप्टर रहता है ना हमेशा, क्योंकि डिस्कस पूरा डिटेल बेस है ना आपका, तो ये थोड़ा लेंदी हो रहा है। तो बस लास्ट पार्ट आपका रह गया इस चैप्टर का, इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। डेमोग्राफिक कंडीशन, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हमें ब्रिटिशर्स का पढ़ना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था उन्होंने हमें, और ब्रिटिश रूल के बाद जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की हालत थी वो कैसी थी, हमें इस चीज के बारे में डिस्कस करना है, जो छोटा सा टॉपिक होने वाला है आपके अगले सेशन में। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखो पढ़ना स्टार्ट कर दो, बोर्ड आने वाले हैं आपके, अब बहुत ही कम टाइम रह गया। अगस्त आपका निकल ही चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बचे हुए हैं आपका
प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि दिसंबर तक अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो क्या जनवरी से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे? दिसंबर से आपको प्रिपेयर पूरा करना है, फिर रिवीजन स्टार्ट करना है आपको आपके जनवरी से। तो पढ़ना बहुत ही जरूरी है, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि कोई भी आके आपको पास कराने वाला बिल्कुल भी नहीं है। सो आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और हाँ कमेंट तो कर ही देना, जिससे पता चले कि लेक्चर कितना अच्छा जा रहा है या फिर अच्छा नहीं जा रहा है, तो क्यों नहीं जा रहा है, तो रीजन भी आप फीडबैक देना मत भूलना। So I hope you are like the video. So myself Sadat Sahu and I'm signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.